वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का क्लास 11th की केमिस्ट्री की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 1 रसायन की कुछ मूल अवधारणाओं को पिछले कुछ एक वीडियो से स्टडी कर रहे हैं। अभी जस्ट पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया था उसका नाम था मूल अवधारणा एवं विलयनों की सांद्रता। मूल अवधारणा के मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों ने वो तीनों वीडियो देख लिए होंगे तो आपको यहाँ हम जो कुछ भी उपयोग करेंगे वो चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं देखे होंगे तो ज़रूरत जब पड़ेगी तब देखिएगा। उन 3 वीडियोज़ के बाद हमने जस्ट पिछला वीडियो जो अपलोड किया था वह था विलयनों की सांद्रता पर आधारित था। विलयनों की सांद्रता क्या होती है हमने ये बताया था। हमने ये भी बताया था कि विलयन की सांद्रता को हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें से जो पहला तरीका था जिसको हम बोलते हैं भार भार संबंध, वेट वेट रिलेशन, इसको हमने पढ़ना स्टार्ट किया था और इसमें हमने पहला तरीका सीख लिया था। इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी सीख लिए थे जिसका नाम था द्रव्यमान प्रतिशत या W/W, मास परसेंटेज। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं भार भार संबंध में, उसमें दूसरा टॉपिक है अंश प्रति मिलियन में सांद्रता। देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान से समझिएगा। अंश प्रति मिलियन में सांद्रता को हम पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ppm। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ppm। इसके लिए आप ध्यान से पहले हम एक डेफिनेशन लिख दें, उसके बाद फिर हम इस चीज़ को समझाते हैं। देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या लिखेंगे, विलयन के 10 लाख को हमने 10⁻⁶ लिखा हुआ है। विलयन के 10 लाख अंश में उपस्थित विलय के अंश को अंश प्रति मिलियन सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन में कंसंट्रेशन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अब देखो इसकी डेफिनेशन को समझो इसे। देखो हमने एक टेस्ट लिया मान लो, ठीक है, और हमने देखा कि उस टेस्ट में आपके 100 में से 40 मार्क्स आए। तो आप कहते हो कि हमारे कितने परसेंटेज आए, तो आप बोलते हो 40% आए। परसेंट मतलब 100, मतलब 100 में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो शब्द यूज़ करते हैं प्रतिशत या परसेंटेज। अगर हम 1000 में कैलकुलेट करें तो उसको हम प्रतिशत के चिन्ह में इस तरह से रहता है। अगर हम ऐसा चिन्ह बना दें, यहाँ 2 0 लगे हुए हैं, तो ये कोई मिसप्रिंट नहीं है, ये कहलाता है पर 100, मतलब 100 में। और इसको बोलते हैं पर 1000, इसको बोलते हैं 1000 में। उसी तरह से 1000 के बाद आता है 10,000, 10,000 के बाद आता है 1 लाख, 1 लाख के बाद आता है 10 लाख। तो जब 10 लाख में हम कोई चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, देखो इसका जो सूत्र है वो क्या देखोगे, हम सूत्र लिख रहे हैं ppm में सांद्रता का सूत्र होता है, ppm में सांद्रता का सूत्र होता है विलेय की ग्राम में मात्रा। देखो यहाँ पर हमने ग्राम लिखा है और यहाँ पर हमने लिखा है अंश। तो अंश का मतलब है हम ग्राम भी ले सकते हैं, किलोग्राम भी ले सकते हैं, मिलीग्राम भी ले सकते हैं, मगर जो हम ऊपर लेंगे मात्रक वही हम नीचे लेंगे मात्रक, इसलिए हमने यहाँ पर अंश लिखा हुआ है। तो विलेय की ग्राम में मात्रा बटे में विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक को हम क्या बोलते हैं, अथवा विलयन की ग्राम में मात्रा। देखो ग्राम में मात्रा का मतलब समझ रहे हो ना आप, मात्रा लिखना चाहिए हमें, ग्राम शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए। मगर चूंकि जनरली हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो उसमें हम ग्राम ज़्यादातर देखते हैं, इसलिए हम सूत्र में लिख रहे हैं विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणा
10⁶। 10⁶ क्यों किया? क्योंकि हम यहाँ पर 10 लाख में कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ppm में सांद्रता। ये ppm में सांद्रता उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करी जाती है जहाँ सांद्रता बहुत कम होती है। ठीक है, जैसे थोड़ी देर के लिए सोचो कि हमारे पास एक 10 लीटर पानी है और उस 10 लीटर पानी में बहुत हल्की सी आर्सेनिक की एक कण डाल दिया, क्रिस्टल डाल दिया, तो अब उस आर्सेनिक का जो सांद्रता हो जाएगा, आर्सेनिक का जो विलेन बना, उसमें चूंकि आर्सेनिक बहुत कम है, तो जब बहुत कम मात्रा को हम कैलकुलेट करते हैं तो हम किस यूनिट का यूज़ करना पसंद करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर है? तो ये हो गया पार्ट पर मिलियन। इसके बाद अभी मैं इस पर आधारित सवाल करा रहा हूँ तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। मैं यहीं पर एक चीज़ और सिखा दूँ। हमारा सी जो तीसरा वाला पॉइंट है, सी वाला पॉइंट है, सी वाले पॉइंट में क्या है? अंश प्रति बिलियन, अंश प्रति बिलियन में सांद्रता, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर बिलियन। देखो, अब यहां पर आप एक चीज सीख लो, ये 10⁶ को हम बोलते हैं मिलियन और 10⁹ को बोलते हैं बिलियन। सेम चीज है, मतलब यही चीज हम दोबारा से डेफिनेशन लिख देंगे। अब डेफिनेशन में दोबारा ना लिख करके यहीं पर केवल कैलकुलेशन सही कर रहा हूं, आप नीचे अच्छे से लिख लीजिएगा। हम क्या लिखेंगे? विलियन के 10⁹ अंश में उपस्थित विलेय के अंश को प्रति बिलियन सांद्रता कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ppb। इसको हम क्या क्या शॉर्ट में कहते हैं? ppb कहते हैं। इसको हम अंश प्रति बिलियन सांद्रता ppb कहते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा? ppb में सांद्रता का सूत्र क्या हो जाएगा? विलेय की मात्रा। अब ग्राम में लिखना चाहो तो नीचे भी ग्राम लिखिएगा, ऊपर मिलीग्राम में रखो तो नीचे भी मिलीग्राम में रखोगे। तो विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणा 10⁻, कितना हो जाएगा? 9। तो ये जो फॉर्मूला तैयार होगा, ये किसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ppb का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ppm क्या होता है और ppb क्या होता है। ये जो राशि है ये और कम सांद्रता के लिए प्रयुक्त होती है। मान लो हमारे पास 1500 लीटर पानी था और उसमें हमने एक छोटा सा आर्सेनिक का क्रिस्टल डाल दिया या आर्सेनिक डाल दिया, मान लो डिजोल्व हो गया, तो आप बताओ उस 1500 लीटर में एक छोटा सा आर्सेनिक है, तो इसका मतलब उसकी जो सांद्रता है वो बहुत कम है। तो जब बहुत कम सांद्रता होती है तो हम या तो ppm का यूज़ करते हैं, और भी कम सांद्रता होती है तो फिर हम ppb का यूज़ करते हैं। तो ये दोनों बहुत कम सांद्रताओं को व्यक्त करने की राशियां हैं। उम्मीद है इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इस पर आधारित कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल। देखो, ये हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। किसी पदार्थ के 3.5 × 10⁻³ ग्राम, मतलब जो विलेय है उसकी मात्रा दी हुई है, विलेय की मात्रा दी हुई है, कितनी दी हुई है? 3.5 × 10⁻³ ग्राम विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हैं। तो हमको दिया है विलयन का आयतन दिया हुआ है 1 लीटर। ठीक है, चूंकि जलीय विलयन है, जल का घनत्व 1 होता है, तो ये 1 लीटर आपका 1 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जल का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर, 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर, या कुछ लोग इसको बोलते हैं 1000 ग्राम प्रति लीटर, दोनों यूनिट हो सकते हैं। तो यहाँ पर विलयन का आयतन दिया है 1 लीटर, जिसको हमने 1 किलोग्राम लिख दिया। अब आपसे बोल रहा है कि विलयन की सांद्रता ppm में ज्ञात करो, तो हम लिखेंगे ppm में सांद्रता कितनी हो जाएगी? आपको बताया था विलेय की मात्रा बटे किलोग्राम
की जगह हमें लेना चाहिए ग्राम, तो हम 1 किलोग्राम बराबर लिख देते हैं 1000 ग्राम। तो अपॉन में क्या हो जाएगा, विलयन की मात्रा 1000 हो जाएगी, गुणा 10⁻6 हो जाएगा, ये 10⁻3 है ना। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 10⁻⁻3, ये भी ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻3, और ये क्या है 10⁻+6, इन सब में ऐड करोगे देन फाइनली आपका कितना आ जाएगा 3.5 ppm। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास विलयन है उसकी ppm में सांद्रता कितनी हो जाएगी 3.5 ppm। क्लियर हो गया ऐसे। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था। कभी कभी कुछ लोग यहाँ लीटर में ही रख करके सॉल्व कर देते हैं, जो कि तरीका सही नहीं होता है। हमें पहले लीटर को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, चूँकि घनत्व एक ही होता है तो जो लीटर में है वही किलोग्राम में निकलेगा। तो आप लोग कभी कभी ऐसा भी सोच सकते हो कि सर अशुद्धि मिलाने से क्या घनत्व नहीं बदलता, बदल जाता है, मगर चूँकि ये बहुत कम अशुद्धि है इसलिए घनत्व में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। इसलिए हम घनत्व को 1 किलोग्राम प्रति लीटर मानते हुए या फिर 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर मानते हुए लीटर को किलोग्राम में कन्वर्ट करके इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया जो कि ppm पर आधारित था। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो ppb पर आधारित है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 लीटर पानी की बाल्टी में पानी का भार 1800 ग्राम है। देखो दे रखा हुआ है कि पानी का भार कितना है 1800 ग्राम। मतलब इसका जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि विलयन मतलब विलेय प्लस विलायक का भार कितना दिया हुआ है 1800 ग्राम, इतना पानी है। ठीक है, आगे लिखा है पानी में 6 × 10⁻³ ग्राम घुलित अशुद्धि है। तो हम लिखेंगे अशुद्धि मतलब विलेय मतलब अशुद्धि का भार कितना दिया हुआ है 6 × 10⁻³ ग्राम। ठीक है, देखो यहाँ भार और द्रव्यमान को आप अलग मत रखो। आपको हम एक बार बता चुके हैं कि भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है, मगर अभी हम केमिस्ट्री के रिगार्डिंग भार और द्रव्यमान को मैं ऐसा बार बार नहीं कहेंगे कि हम जी से गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ द्रव्यमान लिखो या भार लिखो, एक ही तरह से पैटर्न पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो ये विलेय की अशुद्धि दी हुई है, आगे बोला है कि घुलित अशुद्धि का ppb में गणना कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे ppb में सांद्रता, ये हमसे पूछा गया है, बताओ ppb में सांद्रता कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप बताओ विलेय की मात्रा ग्राम में 6 × 10⁻³ अपॉन विलयन की मात्रा ग्राम में 1800 गुणा 10⁻, क्या करोगे 9। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 6 से 3 टाइम कैंसिल होगा और ये 100 है, तो इस तरह लिख सकते हैं हम 300 लिखें, इसको हम इस तरह लिख दें 3 × 100 100 इंटू 10⁻9 है। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा 0.333 ऐसा आएगा। ठीक है, इंटू 10⁻³ था, इंटू 10⁻² हो गया और 10⁵ था 9 था। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.3, ये हमने पॉइंट मूव कर दिया तो कितना हो जाएगा 10⁻³ सॉरी पॉइंट मूव किया तो कितना हो गया 10⁻⁻1 -3 -2 और 10⁻9। अब ये जोड़िए -4 -6, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.3 × 10⁻³ ppb। कुछ लोग इसको और थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे तो 3300 ppb, इस तरह से लिखेंगे 3300 ppb, ये अशुद्धि की सांद्रता होगी। इस तरह से हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। कोई दिक्कत हो तो आप एक बार रिपीट करके देख लीजिए। उम्मीद है कि कैलकुलेशन में अगर बाय द वे कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप वो उससे को खुद से करेक्ट कर लिया करिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा 3300 ppb। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखें, हम भार संबंध में द्रव्यमान प्रतिशत, ppm, ppb इनको पढ़ चुके थे। अब हम 4th टॉपिक पर आ गए हैं जिसका नाम है मोललता। ध्यान से समझ लें, 2 शब्द हैं, एक का नाम है मोललता स्मॉल m, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं
मोलैलिटी, और दूसरा शब्द है मोलरता, जिसको कैपिटल M कहते हैं, इसका नाम है मोलरिटी। ठीक है, तो अभी हम जो शब्द आपको सिखा रहे हैं वो है मोललता। जैसे कोई व्यक्ति तुतला के बोलता है ना मोललता, तो अभी हम वो तुतलाने वाला शब्द सिखा रहे हैं आपको, मोललता। देखो मोललता को आप पहले डेफिनेशन को ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से समझना। हमारे पास विलेय है और विलायक है, इनको मिलाएंगे तब विलयन बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि 1 किलोग्राम विलायक, ध्यान रखना विलायक लिखा हुआ है ये, 1 किलोग्राम विलायक, या फिर इसको बोल सकते हैं 1000 ग्राम विलायक में घोले गए, कुछ लोग लिखते हैं उपस्थित, वो भी चीज़ है, घोले गए विलेय के मूलों की संख्या। देखो विलेय के मूलों की संख्या को हम विलयन की मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। इसका मात्रक इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम विलायक, ये मात्रक चलता है। ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम विलायक होता है। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है, ध्यान से समझना है। हमारे पास विलायक कितना है 1 किलोग्राम, उसमें हम विलेय घोल रहे हैं, और विलेय हम किस यूनिट में घोल रहे हैं, मोल में। आपको बताया था, मैंने कहा था मोल पढ़ लेना, मोल पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब देखो मैं यहाँ पर सूत्र लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। मोललता M का अगर हम फॉर्मूला सोचें कि फॉर्मूला जो हम जिस पर सवाल सॉल्व करें तो क्या होगा, तो आप बोलोगे विलेय के मोलों की संख्या, जिसको हम मान ले रहे हैं स्मॉल n है, ठीक है, बटे विलायक का भार किलोग्राम में, जिसको हम कैपिटल W कह रहे हैं। कैपिटल W मतलब विलायक होता है। ठीक है, तो आप बताओ स्मॉल m का सूत्र क्या हो गया, स्मॉल n बटे कैपिटल W। ध्यान रखिएगा ये n क्या है, मोल है, और ये W क्या है, किलोग्राम में भार है। क्लियर हुआ। अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि हमारे सवाल में मान लो भार किलोग्राम में नहीं दिया हुआ है, हमारे सवालों में जो भार है वो ग्राम में दिया है, तो आप बताओ ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो इसी सूत्र को हम कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल m बराबर n बटे कैपिटल W। अब ये किस में है, ग्राम में, तो अगर हम इसमें 1000 से भाग देंगे तो ये 1000 ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो अब हम इसको हटा करके सीधा क्या लिख दे रहे हैं, 1000, ये चीज़ हो गई। तो आप चाहो तो इस सूत्र का इस्तेमाल करो या फिर इस सूत्र का इस्तेमाल करो। इस सूत्र में W का जो मान है वो किस में रखा जाएगा, ग्राम में, तब 1000 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर साइड में। अब आप बताओ मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। आपने देखो मैंने मोल अवधारणा में आपको मोल निकालना सिखाया था कि ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, पदार्थ की या विलेय की ग्राम में मात्रा। देखो विलेय की ग्राम में मात्रा हम स्मॉल w ले रहे हैं क्योंकि विलेय तो छोटा सा होता है, तो विलेय की ग्राम में मात्रा को हम ले रहे हैं स्मॉल w बटे विलेय का अणुभार। विलेय कोई पदार्थ होगा उसका अणुभार होगा, इसको हमने समझाने के लिए ले लिया m डैश। देखो m इसलिए ले रहे हैं क्योंकि m ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, ये होता है मोल, ये मोल निकालने का सूत्र होता है। तो बताओ मोल निकालने का सूत्र अगर हम यहाँ रख देंगे तो हमारा एक फाइनल फॉर्मूला बन के आ जाएगा, m बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W विच इज इन ग्राम। ये हो जाएगा, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा
जिस पर हमें सवालों को सॉल्व करना है। तो आप बताओ मोललता का सूत्र जो हम सवालों में इस्तेमाल करेंगे वो होगा ये, स्मॉल m बराबर होता है स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W। स्मॉल w क्या है तो आप बोलोगे विलेय की ग्राम में मात्रा, कैपिटल W क्या है तो आप बोलोगे विलायक की ग्राम में मात्रा। कैपिटल W विलायक है, स्मॉल w विलेय की ग्राम में मात्रा, कैपिटल W विलायक की ग्राम में मात्रा, और ये जो स्मॉल m डैश है ये क्या है, विलेय का अणुभार है। ठीक है, और ये m क्या है, ये फाइनली सॉल्व होने के बाद जो निकलेगा वो निकलेगा मोललता, और मोललता को हम प्रदर्शित किससे करते हैं, स्मॉल m से। तो हमें इस तरह से ये क्वेश्चन का फॉर्मूला जो सवालों में सूत्र यूज़ करना है वो हम ये वाला सूत्र यूज़ करेंगे। आप चाहो तो कई भी कर सकते हो, बट जो फाइनल फॉर्मूला है हम तो बार बार इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखो कभी कभी सवालों में लिखा रहता है मोलल विलयन, हम किसी पदार्थ का मोलल विलयन बनाते हैं। तो मोलल का मतलब है एक मोलल, मोललता उसकी एक है। हमने कहा डेसी मोलल विलयन बनाते हैं, तो डेसी मोलल का मतलब हुआ, देखो यहाँ पर मैं कुछ एक टर्म सिखा रहा हूँ। हमने बोला मोलल विलयन, मोलल विलयन का मतलब है स्मॉल m का मान 1 है। मोललता अगर एक है, मात्रक लिख लीजिएगा, मोललता अगर एक है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोलल विलयन। हमने बोला डेसी मोलल विलयन, डेसी मोलल विलयन, तो इसका मतलब जो मोललता है उसका मान कितना हो गया, 1/10। इसको हम क्या बोलते हैं, डेसी मोलल विलयन। हमने बोला सेंटी मोलल विलयन, सेंटी मोलल विलयन, तो m का मान कितना हो जाएगा, 1/100। तो इस तरीके से कुछ टर्म हमें सवाल में देखने के लिए मिल सकते हैं, तो उन टर्म्स को लेकर के आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा। मोलल विलयन का मतलब मोललता 1, डेसी मोलल का मतलब 1/10, सेंटी मोलल का 1/100, और अगर मिली मोलल विलयन कह देते तो उसकी मोललता कितनी हो जाएगी, 1/1000 हो जाएगी। तो इस तरह के टर्म भी आपको आने चाहिए। फिलहाल ये मोललता मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछा जाता है कि मोललता होती क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 1 किलोग्राम विलायक में घोले जाने वाले विलेय के मोलों की संख्या को हम उस विलयन की क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। स्मॉल m से इसको प्रदर्शित करते हैं। अभी एक पॉइंट और इसमें याद कर लीजिए कि ये तापमान पर निर्भर नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, मैं आगे सिखा रहा हूँ। फिलहाल अभी यहाँ पर एक नोट बना करके लिख लीजिएगा कि मोललता का जो मान होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, और मोललता का जो फाइनल फॉर्मूला है वो हमारे पास ये निकल के आया, स्मॉल m बराबर w इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W। स्मॉल w क्या है, विलेय की ग्राम में मात्रा, स्मॉल m डैश क्या है, विलेय का अणुभार, कैपिटल W क्या है, विलायक की ग्राम में मात्रा, और 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारा विलयन की मोललता निकल करके आ जाएगा। अब हम करते हैं इस पर सवाल, तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। देखो ये है एक क्वेश्चन, इसमें देखिए बोला गया है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला भी आपको सवाल में दिया हुआ है, CH3COOH। इसी को हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल, सिरका में पाया जाता है। तो 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल है, उसको हमने 75 ग्राम बेंजीन में घोल दिया। ठीक है, तो आपको देखो सवाल में कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से करिएगा। विलेय, इसमें विलेय कौन सी चीज़ है, तो आप बोलोगे CH3COOH, इसको बोलेंगे विलेय। जो कम मात्रा में होता है वो विलेय है। तो विलेय मतलब CH3COOH की मात्रा स्मॉल w कितना दिया है, आप बोलोगे 2.5 ग्राम। ठीक है, आपको फिर दिया हुआ है विलायक, विलायक क्या है, बेंजीन। विलायक क्या चीज़ है, बेंजीन की मात्रा कितनी दी हुई है, कैपिटल W बराबर 75 ग्राम। आपसे क्या बोला गया है, विलयन की मोललता बताओ। तो आप बताओ मोललता के लिए सूत्र लगाओगे, विलयन की मोललता m बराबर फॉर्मूला लगाओगे। अभी अभी सिखाया था हमने क्या होता है, w इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W, ये होता है ना सूत्र। सूत्र आप लगा दोगे, बट इस सूत्र में आप खुद देखो स्मॉल w का मान तो दिया हुआ है 2.5, कैपिटल W का मान दिया है 75, बट m डैश अभी पता करना है। m डैश क्या है, विलेय का अणुभार, मतलब एसिटिक अम्ल का अणुभार। तो हम लिखेंगे विलेय मतलब CH3COOH का अणुभार। तो देखो अणुभार में देखो ये कार्बन है, कितने कार्बन है, 2। तो हम यहाँ लिख दें ऐसे
2 कार्बन है, 2 कार्बन के बाद 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन का होता है 12, H का होता है 1 और O का होता है 16। इसको आप जोड़िएगा, 2 × 12 प्लस 4 × 1 प्लस 2 × 16, तो कितना हो जाएगा 24, 4 28 32। इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 60। मतलब जो हमारा अणुभार आया दैट इज स्मॉल m डैश का मान आया वो कितना आया 60 आ गया, 60 आ गया। अब आप मान रख दो, तो विलयन की मूललता क्या हो जाएगी, विलयन की मूललता स्मॉल m बराबर कितना हो जाएगा बताओ, विलय की मात्रा कितनी है 2.5 × 1000 अपॉन अणुभार कितना है 60 और विलायक की मात्रा कितनी है 75। सॉल्व कर देंगे तो m बराबर हो जाएगा 0.5555 आएगा, तो हमने राउंड ऑफ कर दिया तो कितना आ गया 0.556। आगे लिख दीजिए मोलल, या तो आप ऐसे लिख दीजिए, और अदरवाइज इसकी जगह आप मोलल लिखना नहीं चाहते तो क्या मात्रक हो जाएगा 0.556 मोल प्रति किलोग्राम विलायक। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब इसी जैसा एक क्वेश्चन हम और आपको दे रहे हैं, उसको आप करेंगे तो आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है सोडियम कार्बोनेट, सूत्र पता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट के 5.3 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोलकर विलयन तैयार किया गया, विलयन की मूललता बताओ। तो देखो जो जो आपको दिया हुआ है उसको एक तरफ से लिखो। आपको लिखा पता हुआ है विलय, विलय कौन सी चीज़ है, तो आप बोलोगे सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र क्या होता है Na2CO3। विलय की मात्रा कितनी दी हुई है, तो आप बोलोगे विलय की मात्रा है 5.3 ग्राम। विलय की मात्रा स्मॉल w होती ना 5.3 ग्राम। और आपको दिया हुआ है 100 ग्राम जल में घोला गया, मतलब विलायक की मात्रा, विलायक जल है, विलायक की मात्रा कैपिटल W बराबर कितना दिया हुआ है 100 ग्राम। आपसे पूछा गया है विलयन की क्या ज्ञात करो, मूललता। तो हम सूत्र लगाएंगे विलयन की मूललता। सूत्र क्या होता है, अभी भी सीखा आपने, स्मॉल w × 1000 अपॉन m डैश × कैपिटल W। देखो स्मॉल w दिया है, कैपिटल W दिया है, m डैश नहीं पता है। m डैश क्या है, विलेय का अणुभार, तो हम लिखेंगे विलेय, विलेय मतलब Na2CO3, Na2CO3 का अणुभार, Na2CO3 का अणुभार आप बताओ। Na2CO3 का अणुभार कैसे निकालोगे, तो देखो Na2CO3 में 2 Na हैं, 1 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है। Na का होता है 23, C का होता है 12, O का होता है 16। इसको जब आप ऐड करोगे तो 2 × 23 प्लस 1 × 12 प्लस 3 × 16, इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, m डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48, इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 106। तो इसका जो अणुभार है वो कितना है 106 है। अब आप वैल्यू पुट कर दो तो m बराबर कितना हो जाएगा 5.3 × 1000 अपॉन 106 अपॉन 100, ऐसा हो जाएगा। ये हमने कैंसिल कर दिया तो m बराबर कितना हो जाएगा 53 अपॉन 106। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 दैट इज़ 0.5 मोलल। ये हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम विलायक लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जिसका सोल्यूशन आप खुद से करिएगा। तो मैं एक जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको मैं लिख दे रहा हूँ, यहीं पे देख लीजिए। हमने बोला एक नॉर्मल जनरल क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आपसे बोला गया 0.8 ग्राम NaOH, NaOH मतलब कास्टिक सोडा, ठीक है। 0.8 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया, विलयन बनाया गया। प्राप्त विलयन की
मोललता ज्ञात करो, मोललता ज्ञात करो। कर लोगे इसे? इसको आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। अगर आप इसे कर पाओगे तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमने 4 चीज़ें सीखी। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता क्या होती है, ppm क्या होता है, ppb क्या होता है, मोललता क्या होती है। अभी इसमें मोल प्रभाज पढ़ने के लिए रह गया है, उसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वो एक अलग सेपरेट बड़ा टॉपिक है, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताया करें कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं या कुछ एक और भी चेंजेस करने चाहिए, और स्लो पढ़ाऊँ क्या। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप बताइए, जिससे थोड़ा अच्छा लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ इसको शेयर किया करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच बढ़े। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।